अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है लाहौर से, हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं अवैस इकबाल। बहुत शुक्रिया अवैस कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आरज़ू बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो बताइए कि ये सब कुछ चल के आ रहा है, ख़ास तौर पे लाहौर से बहुत एक्टिविटीज़ हैं इमरान खान साहब के यहाँ, और एक हंगामा सा हर वक्त रहता है ज़मान पार्क पे। आप क्या देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मुल्क को चला पा रही हैं? आईएमएफ से लोन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी फ्यूचर हुँ। क्या नज़र आ रहा है? वेल आई एम अफ्रेड कि इस वक़्त पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी हालात हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और फ्यूचर भी कोई इतना पॉज़िटिव और ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी जो कमिटी है, उसकी मीटिंग बुलाकर इन्होंने पीडीएम ने एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की पीटीआई को कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो हमारे साथ खड़ी है। और अब हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 2 फैक्शंस बन चुके हैं। एक प्रो इमरान फैक्शन है जिसकी इस वक़्त जो नुमाइंदगी है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं और एक एंटी इमरान फैक्शन है जिसकी नुमाइंदगी वही कर रहे हैं जो उस इजलास में शरीक थे। और इस लड़ाई के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पहले हम माज़ी में पाकिस्तान की सियासी तारीख में देखते रहे हैं कि जो वक़ार और उज़्मा हैं, वो हमेशा एक ही बिस्तर पर सोते रहे हैं। लेकिन अब पहली मर्तबा देखा ये जा रहा है कि वक़ार उज़्मा जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एक रिवायती मियाँ-बीवी की तरह लड़ाई शुरू कर दी है और इस वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसमें भी इज़ाफ़ा हो रहा है और इसी वजह से आईएमएफ भी आपके साथ डील करने पर आमादा नहीं है आरज़ू। लेकिन ना मुझे ये बताइए कि कब तक ये आईएमएफ और दूसरी कंट्रीज से लोन ले लेकर जो है कंट्री को चलाते रहेंगे? आखिर ट्रेड ओपन नहीं हो रही है, किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की जा रही। फैक्ट्रीज पाकिस्तान में जो फैक्ट्रीज हैं वो भी बंद पड़ी हैं। तो कब तक कोई जो है वो दूसरे मुल्क जो है वो पाकिस्तान को लोन देते रहेंगे कि जी अपनी कंट्री चलाइए? आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहे? असल में वो गालिब का शेर है ना कि कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी भी फ़ाका मस्ती एक दिन। तो हमारी जो फ़ाका मस्ती है ना, वही हमारी इस वक़्त भीख माँगने की आदत बन चुकी है। हम पूरी दुनिया के सामने कशकोल लेकर भीख माँगते हैं और हमें ज़रा भी शर्म नहीं आती। और अब मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान को हर कुछ अरसे के बाद अपनी जियोग्राफ़िकल पोज़ीशन की वजह से ऐसी आलमी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से इनके डॉलर बनने शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए कि दुनिया के 18 मुल्कों ने इंडियन रूपी के अंदर ट्रेड शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने ये जो एक्टिविटी शुरू की है जो चाइना, रशिया और इंडिया का ब्लॉक है और वो 18 मुल्क जो कि इंडियन रूपी में वर्ल्ड ट्रेड कर रहे हैं, वो डॉलर को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो इस खित्ते में ईरान भी एंटी अमेरिका है। इस खित्ते में अगर डॉलर को अंडरमाइन करने के लिए चाइना और इंडिया एक साइड पे आ जाते हैं और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को ना अफ़गानिस्तान और ना अमेरिका जो है वो तस्लीम नहीं करते हैं, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान और पाकिस्तानी जर्नैल ही इस पोज़ीशन में रह जाते हैं कि वो यहाँ पर अमरीकी मफ़ादात को फॉरवर्ड ले जा सकें और फिर हक़ ख़िदमत तो होगा ना। तो आपको क्या लगता है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर मज़ीद डॉलर्स आने का इम्कान नहीं है? मुझे ये बताएँ आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, पहली मर्तबा रेलवे के सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहें 18-18 दिन तारीख में लेट हो रही हैं, लेकिन आपके पास ऑपरेशन के लिए पैसे हैं, वो पैसे कहाँ से आए? ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कच्चे के डाकुओं के खिलाफ हर साल ऑपरेशन करने के लिए पैसे हैं, आपके पास वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करने के लिए पैसे हैं, आपके पास गवर्नर हाउस में मिनरल वाटर के लिए पैसे हैं, कटलरी की वो इम्पोज़ करवाने के लिए पैसे हैं, अपने जो वीआईपी प्रोटोकॉल की 70-70 गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर डलवाने के फ्यूल के लिए पैसे हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये पैसे कहीं न कहीं से तो आते होंगे ना आरज़ू? लेकिन इन सब जितनी भी सिचुएशन जो अभी खराब से खराबतर होती चली जा रही है, इकोनॉमी की भी, फॉरेन पॉलिसी की भी, और कई तरह की चीज़ें जो पाकिस्तान में ठीक होनी चाहिए वो अपनी जगह नहीं है। आपके ख्याल से कौन जिम्मेदार है? एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, एजेंसीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या आम पब्लिक? ज़ाहिर है कि इसकी ज़िम्मेदार हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो
पॉलिटिकल एलीट है वो मिल के हैं, क्योंकि यही दो वो बुनियादी फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान के जो तमाम तर मुआशी और इंतज़ामी मामलात हैं उनको चलाने के जिम्मेदार हैं। और अगर इनके अंदर कोई बेहतरी होगी तो उसका क्रेडिट भी इनको मिलेगा, और अगर उसके अंदर कोई गिरावट होगी तो उसका क्रेडिट भी इन्हें मिलेगा। वो एक हमारे एक बड़े मशहूर अफसर हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि अगर इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी नहीं है तो इतनी अच्छी भी नहीं है। ठीक है, तब जो पेट्रोल था 65 रुपए लीटर था, अब जब 282 के ऊपर आया है तो अब उनकी कोई आवाज ही नहीं निकलती। अब भी वो माशाल्लाह से एक बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो डीप स्टेट की और स्टेट की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान को इस वक्त इस नहज पर ले आई है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हमारी किसी कोशिश की वजह से ठीक नहीं होंगे, वो किसी इत्तेफाक या तुक्के की वजह से ठीक होंगे। वो मुझे बात याद आ गई कि मसला ये नहीं है कि ये जो मुल्क है ये बेहतर होगा, मसला ये है कि ये मुल्क ऐसे ही चलेगा। लेकिन एक तरफ तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहती हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, एजेंसीज हैं या आर्मी है, उनको सियासत से बाहर रहना चाहिए, पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जी हाँ, यही वो लोग नहीं आवाजें करते, देते हैं, वो नहीं साथ यही करते, लोग उन्हें आवाजें दे दे के बताते हैं, वो जैसे सियासत इमरान में खान हो या कोई। कोई मुदाखलत नहीं करते। फुप्पो ने चाचू से क्या बात करनी है, मामू के घर क्या लेके जाना है, वो इस तरह की फैमिली पॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते आरजू। ये बात ठीक है। नहीं, मगर मैं यही कह रही हूँ कि ये लोग तो आवाजें दे दे के खुद बुला रहे हैं ना। इमरान खान कह रहे हैं कि जी, पहले तो कहते थे कि जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है, अब कहते हैं कि जी आइए मुझे दोबारा प्राइम मुझे मिनिस्टर बना मुझे दीजिए। मुझे मुझे एक दफा एक प्रोग्राम के अंदर एक रिटायर्ड अफसर मिले और कहने लगे, यार ये तुम सारे जो सियासतदान है ना खुद हमें दावत देते हो कि हम आए और हम सियासत में मुदाखलत करें। तो मैंने कहा कि अगर एक लड़की आपको जना की दावत देगी तो क्या आपके ऊपर हद लागू नहीं होगी? हम्म। तो इस बार इस बात के ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये एक बहुत ही लेमैन एक्सक्यूज है कि जनाब हमें दावत दी जाती है। क्या ये दावत जो है वो देहरादून मिलिट्री एकेडमी इंडिया के ग्रेजुएट्स को नहीं मिलती है? आज तक वहाँ क्या कोई मार्शल लॉ लगा है? आज तक क्या वहाँ किसी चीफ को एक्सटेंशन मिली है? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक पॉलिटिकल पार्टीज एक कंसेंसस नहीं करेंगी, एक मुश्तरका हिकमत अमली नहीं बनाएंगी कि हमने पार्लियामेंट को, आपको ये जो उमर अता बंदयाल है, ठीक है, ये जिस तरह से पार्लियामेंट को ओवरराइड कर रहा है, ये जिस तरह पार्लियामेंट के बनाई हुई लेजिस्लेशन के ऊपर खुदा बन के बैठने की कोशिश कर रहा है, क्या ये एक इलेक्टेड आदमी है? बिल्कुल इलेक्टेड आदमी नहीं है। तो इस वजह से इसका मतलब ये है कि ये लोग पार्लियामेंट को समझते क्या है, ये पार्लियामेंट को जूते की नोक पर भी नहीं रखते। तो जब तक आप पार्लियामेंट की जो असल सुप्रीमेसी है वो बहाल नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो बेहतर नहीं होंगे। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के सामने जाकर अपनी आंखें दिखाई हैं, अच्छा वो ये जो जितने भी यूथिए हैं, जितने भी इमरानडू हैं, वो बार बार इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं आरजू कि जनाब आईने पाकिस्तान कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और भाई एक उसूल को आइसोलेशन के अंदर नहीं पढ़ा जाता है, पूरे असूलों को पढ़कर उनकी इज्तमाही स्पिरिट को अप्लाई किया जाता है। और इज्तमाही स्पिरिट ये कहती है कि जब भी मुल्क में जनरल इलेक्शंस होंगे, सूबाई हुकूमत के या कौमी असम्बली के, तब मुल्क में एक निगरान सेटअप होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इनके मुतालबे के ऊपर पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस करवा दिए जाएं और 8 अक्टूबर को नेशनल असम्बली के इलेक्शंस होंगे, तो निगरान सेटअप पंजाब के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है आइन की स्पिरिट डिलीवर नहीं हुई। और ये बात फिर वो एहतजाज एहसन जैसे जो लोग हैं, लतीफ खोसा जैसे जो लोग हैं जो कि छुप छुप के क्या कहते हैं निकाह किसी और से करते हैं और देते किसी और को हैं, तो ये बात फिर वो जाके ना लोगों को नाकाम समझाने की कोशिश करते हैं आरज़ू। साथ-साथ ये भी बातें बहुत बार की जाती हैं, और आपने क्योंकि इंडिया का नाम लिया कि जी बल्कि वहाँ के जो मेजर गौरव आर्या, उनकी एक क्लिप भी मैंने शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपने आर्मी चीफ का घर, पुराने आर्मी चीफ का घर दिखाया था और कहा था जी हाँ। पाकिस्तानियों को आप भी दिखा दीजिए। क्या पाकिस्तान में दिखाया जा सकता है हमारे आर्मी चीफ का घर? इतना ही सादा और हो गया? सुनाए, और सुनाए, खाने में क्या खाया आपने? बिरयानी? छोटे कैसी बातें करती हैं आप आरज़ू? छोड़े ना, मौसम की बात करें, कोई फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, कोई अच्छा। कोई कोई बात करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि करप्शन सिर्फ़ पॉलिटिशियंस ही करते हैं, ये एजेंसीज़ या आर्मी चीफ्स और ये आर्मी के लोग क्या नहीं करते? ये सिविलियन जॉब्स पे क्यों लग जाते हैं जाकर?
चाहे वो वापडा में हो, चाहे कहीं और कहीं पीआईए में हो, या और किसी जगह पे जहाँ सिविलियंस को जाना चाहिए, ये एम्बेसडर्स बन के क्यों चले जाते हैं हमारे फौजी रिटायर होने के बाद? ये ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ सिविलियन ਨੇ ਨਾ जॉब्स में क्यों होते हैं? पंजाबी च कहते ने ना डाडे का सती भी 100 ਹੁੰਦਾ है। तो वो एक जब पहली कुछ अरसा पहले ना वापडा के चेयरमैन की तैनाती हुई और वो इत्तेफाक से सिविलियन थे, तो उनका जो भी नाम था XYZ, तो वो जो सेक्शन ऑफिसर था जो कि वो नोटिफिकेशन इशू कर रहा था, तो उसने आदतन उसके साथ ना लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लगा दिया। तो जाके उनको बताया गया कि भाईजान ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नहीं है। वो कहता अच्छा, ये पहली दफा ऐसा हुआ है बड़े अरसे के बाद कोई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ना आया हो। तो ये शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, इन्होंने अपना मुंह काला करना ही होता है। ठीक है, इसका इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए पहले उन्हीं से जूतियां खाते हैं, और फिर उन्हीं से जूतियां खाने के बाद उन्हीं को अपॉइंटमेंट्स देते हैं, और उनसे अपॉइंटमेंट लेने के बाद ये बात की उम्मीद करते हैं कि इस मर्तबा इनको नहीं कुछ कहा जाएगा। वो क्या कहते हैं, मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिशियंस जो हैं बहुत आसान टारगेट होते हैं। वो दिन आपको लगता है कभी आएगा पाकिस्तान में कि इदारों में जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जिनके नाम जो हैं वो बार बार हम देखते हैं कि जी इतने अरब उन्होंने बना लिया, या इतने बिलियन इतने ट्रिलियन पैसा लेकर चले गए, क्या उन लोगों को भी पकड़ा या एक जाएगा? सेकंड, या एक सेकंड रोकिएगा, मुझे लाइट ठीक करनी है। हम्म। जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी गर्दन पतली होती है, लेकिन क्या कभी वो दिन भी पाकिस्तान के लोग देखेंगे जब रिटायर्ड फौजियों को या एजेंसी वालों को जो करप्शन में जिनके नाम आते हैं, जैसे आसिम सलीम बाजवा फॉर एग्जांपल, मेरा बड़ा फेवरेट नाम है ये आसिम सलीम बाजवा। जी तो हाँ। इस तरह के लोग भी क्या कभी कटहरे में खड़े होंगे? कभी अदालतें इनको भी बुलाएंगी, पूछेंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों? ऐसा कभी नहीं होगा बदकिस्मती से, क्योंकि हम एक बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। और ऐसा जो भी करने की कोशिश करेगा तो उसकी टैंकियों से असलहा बरामद हो जाएगा। ऐसा जो भी करने की कोशिश करेगा वो शुमाली इलाका जात की सैर पर रवाना हो जाएगा, या वो महकमा ज़राअत की खिदमत के ऊपर मामूर हो जाएगा। ये सारी बातें वहां चलती हैं जहाँ के ऊपर कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं। ये तो जंगल का कानून है, ये तो खदीजा मस्तूर की नज्म है। आरजू। कहा तो ये जाता है कि अच्छी चीजें आप किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे आप उसको अपना दुश्मन ही क्यों ना मानते हो। भारत को हम अपना दुश्मन बताते हैं, ये और बात है कि बहुत से लोग जो हैं वो भारत को अरे अपना अरे दुश्मन अरे नहीं अरे मानते। अरे अरे अरे, जो लोग भारत को अपना दुश्मन बताते हैं ना आरजू, वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात के बरखिलाफ करते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद भी मुंबई में रहने के लिए घर रखा हुआ था। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के ऊपर भारतीय कब्जे के बाद जनवरी 1948 में मोहनदास करमचंद गांधी को पाकिस्तान के हिस्से के पैसे देने पर जब व्रत रखा गया था, तो उनको नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो गवर्नर जनरल थे, उनके हुक्म पर 3 रोजा सरकारी सोग का ऐलान किया गया था, और पाकिस्तान का परचम सरनिगू रखा गया था। तो अगर भारत पाकिस्तान का दुश्मन होता तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मोहनदास करमचंद गांधी के इंतकाल के ऊपर पाकिस्तानी परचम कभी सरनिगू ना करते। अगर भारत पाकिस्तान का दुश्मन होता तो भारत से पाकिस्तान के इतनी देर तक जो कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं, जो कि तकरीबन अर्ली 60s तक रहे हैं, हमारे लोग इधर इधर से आते जाते थे और हम उसके बाद भी आते जाते रहे हैं। तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो एनिमिटी है डेवलप की गई है, और ये एनिमिटी इसलिए डेवलप की गई है ताकि आप उसके ऊपर डिफेंस बजट को जस्टिफाई कर सकें आरजू। क्या उससे पहले डिफेंस बजट नहीं होता था? क्या उससे पहले वो फौज इतना नहीं थी? वो इतना नहीं होता था ना कि उसके ऊपर आप इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर सकें। वो इतना नहीं होता था ना कि आप उसके ऊपर दलिया बेच सकें, सीमेंट बेच सकें, बैंक बना सकें, फर्टिलाइजर बना सकें। वो इतना नहीं होता था, वो एक नॉर्मल डिफेंस बजट होता था आरजू। पैम्पर भी बनाते हैं हम, बड़ी चीजें बनाते हैं, हाँ मटर भी छीलने एग्जैक्ट। लगे यार, अब तो मटर भी मटर छीलने लगे। और गोश्त की जो कटिंग हाँ, सर्विसेज है वो भी दस्तयाब है। मतलब इतने मेहनती लोग आपको कहीं मिलेंगे आरजू। कदर बिल्कुल किया सही करें बात आप, है। कदर मैं किया बहुत करें करता आप। हूँ। आप बिल्कुल कदर ऐसा ही किया है। करें।
मैं बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि हम भारत से कुछ सीख सकते हैं, जैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे काम किया है, एजुकेशन सिस्टम पे काम किया है, जो हमारे यहाँ बेहद खराब है। क्या हम कुछ सीख सकते हैं? क्या हम ट्रेड खोल के अपने लोगों को जीने का हौसला दे सकते हैं, जो हमारे यहाँ लोग मैं भूखे जब मर रहे हैं? मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, तो मैंने बी फार्मेसी की थी, तो हमारे पास जितनी जो बेस्ट किताबें आती थी मेडिकल की, वो यहाँ यूनियन बुक शॉप थी अनारकली लाहौर में। तो हम्म। जेपी पब्लिशर्स न्यू दिल्ली की जो ओरिजिनल बुक्स थी ना, हालांकि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड तब भी बैन थी, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता था कि ये किताबें अनारकली में कैसे दस्तयाब होती हैं। और आप यकीन करें कि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वाघा बॉर्डर और उसके अतराफ में पाए जाने वाले रहमदिल लोग थे आरजू। तो हमारा हमारा काम, मेरे वालिद साहब, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वो शेख ज़ैद अस्पताल में एडमिट थे कुछ साल पहले, तो उनको जिगर के लिए एक इंजेक्शन दरकार था। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखकर कहा कि पार्किंग लॉट में ना, वहाँ एक बंदा आएगा, उसको इस नंबर पे कॉल करे और ये इंजेक्शन 40,000 रुपए का ले आए। वो एक इंडियन इंजेक्शन था जिसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाबंदी आयद की हुई है, और वो पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में लिवर के पेशेंट्स को यूज करना होता है, और वो इस तरह से स्मगल होके आता है, और वो हमारे जो स्मगलर्स हैं, जो भी हमारे स्मगलर्स हैं, वो इससे फायदा उठाते हैं आरजू। तो अगर ये जो हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो फिर बहुत सारे लोगों की वो जो सोने की मिलें हैं वो बंद हो जाएंगी ना आरजू। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए, कुछ इंसान भी यहाँ यकीनन रहते होंगे। वैसे एक आपसे बात करते आप करते एक चीज मैं कहूंगी अवैस, कि हम भारत से बदला ले सकते हैं। जो लोग नफरत करते हैं भारत से, उनके लिए मैं आइडिया दे रही हूँ। भारत से पैसे मांग ले आईएमएफ के बजाय, उसके बाद वापस ना अल्लाह दी करें। अल्लाह दी कसम। और मैं कल ही देख रहा था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस वक्त, वो हम्म। तकरीबन 4.3 अरब डॉलर्स हैं। और जो गौतम अडानी है इस खाली, उसकी जो दौलत है इस वक्त, वो 147 अरब डॉलर है। तो मुझे मुझे ये लगता है कि ये इस वक्त नॉलेज इकोनॉमी जब तक हम नहीं बनाएंगे, जब तक हम ये दुश्मनी का जो चूरन है वो बेचना बंद नहीं करेंगे, यही पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं दुबई के अंदर एक ही दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ कोई लड़ाई नहीं बिल्कुल। करते। यही पाकिस्तानी कनाडा और अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर एक ही दफ्तर में काम करते, कोई लड़ाई नहीं करते, क्योंकि इनका इक्तसादी मफाद वाबस्ता होता है एक दूसरे से। तो और यही पाकिस्तानी जब जैसे ही साउथ एशिया की फजाओं में दाखिल होते हैं, तो तराने बजना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सीरियसली इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करना होगा कि या तो इन्हें सिक्योरिटी स्टेट के ऊपर के तौर पर रहकर तबाह होना है, या वेलफेयर स्टेट बनकर अपने लोगों की बका का जामिन बनना है आरजू। बिल्कुल ठीक, लेकिन हम अगर बात करें न्यूक्लियर एसिड्स की, पाकिस्तान ने ये भी सुना, कई बार कहा गया, बल्कि कुछ रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि नहीं जी, आईएमएफ ने हमें कुछ नहीं कहा है कि इस किस्म के मिसाइल्स ना बनाएं, या ऐसा ना करें, वैसा ना करें। लेकिन ऐसा कहकर उन्होंने, जो लोग शक कर रहे थे, उनके शक को यकीन में बदल दिया कि यकीनन कोई बात हुई है। आपके ख्याल वो से क्या आईएमएफ ऐसी शर्तें लगा सकता है? वो आपको याद है ना कि वो जो एक बंदा एक लड़की के साथ जा रहा था जंगल में, तो उसके हाथ में लाठी थी और एक हाथ में बकरी थी। तो लड़की ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं आप मेरा रेप ना कर दें। तो उस बंदे ने कहा कि मैं तुम्हारा रेप कैसे कर सकता हूँ, मेरे एक हाथ में लाठी है, दूसरे में मैंने बकरी पकड़ी हुई है। कहता है बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लाठी को आप जमीन में गाड़ेंगे, और उसके बाद उसके साथ आप बकरी बांधेंगे, और आप उसके बाद मेरा रेप कर देंगे। तो मसला ये है कि जब आप इस तरह के खुद से ऐलानात करने लगते हैं कि जनाब हमें आईएमएफ ने कुछ नहीं कहा, आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलामिया आता है कि जनाब हमारे जजेस की कोई हाथापाई नहीं हुई, तो धुआं वहीं से उठता है जहां पर कोई ना कोई आग होती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक नेवी का जो चीफ है 3 साल की नेवी की तनख्वाह खा सकता है, तो उसके बाद हमारा जो एक आसिम सलीम बाजवा है, पापा जॉन्स एम्पायर बनाकर अनचेक निकल सकता है, तो क्या इस देश के अंदर अगर इस देश के दो टुकड़े हो सकते हैं, तो फिर ये चीजें तो फिर बहुत छोटे लेवल पर रह जाती है ना आरज़ू, जिनका जानिब आप इशारा कर रही हैं। अगर इस मुल्क पे बड़ी सी बड़ी कयामत गुजर सकती है, ओजड़ी कैंप हो सकता है, ठीक है, उसके बाद भी कोई जिम्मेदार पकड़ा गया, वो फैक्ट्रियों के मालिक बन गए आरज़ू। नहीं, तो वो तो जाहिर है, यहाँ पे तो पैसा चलता है ना। अब ऐसे तो वो जो है मलिक रियाज और इस किस्म के लोगों को भी सपोर्ट किया जाता रहा है, और आसिम सलीम बाजवा को तो इमरान खान ने भी क्लीन चिट दी थी। लेकिन मैं लास्ट में ये मैं पूछना चाहूंगी आगे। आप मेरी बात, मुझे अफसोस है ये कहते हुए, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अगर उस वक्त इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ
या नवाज शरीफ या हुँ। कोई भी पाकिस्तान का सियासतदान होता ना, तो उसमें इतना तप्पड़ नहीं था कि वो उसको टच भी कर सकता। और अभी भी नहीं है, अभी भी अभी उतने भी ही नहीं ये है, अभी भी मज़बूत नहीं, है। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी सिविलियन जो है उसको फांसी भी लटकाया जा सकता है, उसको मारा भी जा सकता है और मुल्क से निकाला भी जा सकता है। अरे नवाज़ शरीफ को निकाला, फांसी घाट बने ही ज़ुल्फ़िकार उनके अली लिए हैं। भुट्टो को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का। एग्जैक्टली, हुँ। वो फैज अहमद फैज ने क्या कहा था कि निजाते दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। लेकिन अवेस लोगों में अवेयरनेस तो आ गई है। लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगी, लोग हाँ, बात ये कर बात रहे है, हैं, ये लोग बात है। आवाज़ उठा रहे हैं, इनको धमकियाँ दी जा रही हैं, बताया जा रहा है कि इतना फाइन लग जाएगा, इतने साल जेल हो जाएगी, फिर भी लोग बोलना नहीं बंद हो रहे। उसकी क्या अच्छा वजह है? हाँ, उसकी उसकी वजह ये है कि व्हेन यू आर बीइंग रेप्ड एंड यू कांट डू एनीथिंग, स्टार्ट एंजॉयिंग। क्योंकि जितनी पैड़ी आपके साथ हो रही है, इससे ज्यादा मजीद पैड़ी आपके साथ हो नहीं सकती। हुँ, तो उसके बाद वो एक बंदा कहता है कि वो एक बंदा था, वो कुल्फियां बेचता था, तो उसकी कुल्फी की रेडी के ऊपर ना बच्चों ने हमला कर दिया। तो उसने अपनी कुल्फियां ना खुद ही खानी शुरू कर दी कि जितनी खा लूंगा उतनी बच जाएंगी। तो ये जो बगैर किसी लेजिस्लेशन के डर से वो किए जा रहे हैं अपनी, तो उन्हें पता है कि इससे ज्यादा पैड़ी उनके साथ क्या हो सकती है। और फिर भी उनमें से जो ज्यादातर लोग हैं वो इन्फ्लुएंशियल और मुतमव्वल घरानों से ताल्लुक रखते हैं, और उसके अलावा वो पाकिस्तान से बाहर हैं। जिस तरह से उनके ऊपर वो लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो वो ज्यादा दीदा दलेरी से ऐसे काम करते हैं आरजू। कोई फ्यूचर रह गया है लोगों का पाकिस्तान में, जो लोग इस वक़्त पाकिस्तान में हाँ, मौजूद बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, अगर वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाए। अगर They have a पाकिस्तान से bright बाहर निकल future. जाए, पाकिस्तान जी में हाँ, रहते हुए? they have a bright future. No, no, not at all. No, no way, no way. पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपने सिर्फ बिजली का बिल पूरा करना है, उसके बाद आपने अपने शौहर या बीवी से लड़ाई करनी है, आपने अपने घर के अखराजात पूरे करने हैं। लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो पीस ऑफ माइंड होती है कि आपको सडनली कोई डाकू गोली मार जाए, जो मरने से पहले के जो 3-4 सेकंड्स हैं, उसमें आपको ये अफसोस ना हो कि आपके बच्चों का ख्याल रखने के लिए कोई सोशल स्टेट या सोशल सेटअप एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान से बाहर उन मुआशरों के ऊपर एग्जिस्ट करता है, जो मुआशरे किसी ओहदे के ऊपर किसी शख्स को फायज करते हुए उसकी इल्मी काबिलियत देखते हैं, उसका अकीदा नहीं देखते आरज़ू। यानी 75 इयर्स के बाद जो हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसके बाद आज हम उस जगह आ गए हैं जहाँ पर पाकिस्तान में किसी को फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा और सब पाकिस्तान से कहीं न कहीं बाहर निकलने की सोचना चाहिए लोगों को। मैं मेरा 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 यही ख्याल है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक या तो बहुत अमीर आदमी हैं या बहुत बेहिस आदमी हैं, तो आप पाकिस्तान में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अमीर भी नहीं हैं और आप बहुत बेहिस भी नहीं हैं, तो फिर पाकिस्तान में आपका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको पता है आरज़ू, शकरगढ़ के अंदर जो ट्यूबवेल हैं, अब उनको के सब्सिडाइज़्ड रेट्स के ऊपर बिजली मिलना बंद हो गई है। तो उन्होंने बैलों के ऊपर अपने ट्यूबवेल कन्वर्ट कर दिए हैं, और वहाँ से 30-40 किलोमीटर के फासले पर जो इंडियन गाँव हैं, वहाँ पर दबादब ₹6 का यूनिट है और बिजली के ऊपर आप वो ट्यूबवेल चला रहे हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, और हमें इन रियलिटीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको पता है जब सोवियत यूनियन का इन्हिदाम हुआ था दिसंबर 1991 में, हुँ। दोस्त हैं, उन्होंने ना एक जगह ट्रैवल किया। तो कहने लगे कि हमारी ट्रेन 20 मिनट तक मॉस्को स्टेशन से निकलकर चलती रही, और 20 मिनट तक जंगी तैयारे जो थे वो एक लाइन में खड़े थे, इतने तैयारे थे, और 10,000 एटम बम थे। लेकिन इस मिलिट्री माइट के बावजूद जब इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, तो उसको कोलैप्स होने से कोई बचा नहीं सका आरज़ू। और मैं ये बात अक्सर कहता होता हूँ कि आज जो हम 2023 के मैं लाहौर में बैठा हूँ, इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत है। 1923 के लाहौर के ऊपर ना ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। 1823 के लाहौर के ऊपर ना महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी। 1723 और 1623 के लाहौर के ऊपर ना मुगलों की हुकूमत थी। 1523 के लाहौर के ऊपर ना लोधी खानदान की हुकूमत थी। 1423 के लाहौर के ऊपर ना मोहम्मद खानदान की हुकूमत थी। 1323 के लाहौर के ऊपर ना तुगलक खानदान की हुकूमत थी। और 1223 के लाहौर के ऊपर ना खानदान गुलामा की हुकूमत थी। और 1123 के लाहौर के ऊपर ना गजनवी खानदान की हुकूमत थी। तो हर 100 साल के बाद ना यहाँ पर स्टेट चेंज होती आई है। और ये मैं सिर्फ 100 साल के वक्फे से बता रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि 2123 के अंदर अगर आप लोगों ने अपनी हरकतें तब्दील ना की, तो यहाँ पर जो लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे होंगे, क्या वो वही करेंसी यूज कर रहे होंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि हुसूल रिज़्क़ हिलाल आइन इबादत है? इंशाल्लाह। लेकिन बात तो सारी ये है कि करेंसी की क्या वैल्यू रह गई है और कौन वो करेंसी यूज़ करना चाहता है। अरे ये भी उसके एक ऊपर बहुत ईद बड़ा मुबारक सवाल लिखे हैं, बड़ी प्यारी लगती है। आप ऐसी में ऐसी बात है, उस दूल्हे का हार देखे आप,
ऐसे 100-100 रुपए के नोट आप लगाएं उसके, बड़ा अच्छा लगता है। वो बहुत बहुत प्यारी लगती है। आप उसके अलावा वो जब वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बनाया जाएगा ना करेंसीज का, उसके अंदर भी पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बड़ी प्यारी लगती है। आजकल तो खैर लेकिन हर चीज के अंदर कीड़े ना निकाला करें आज। नहीं, मैं नहीं ऐसा कर रही बिल्कुल, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। सेम थैंक है, यू सेम है, सो सेम है, मच। सेम है, अपना सेम बहुत है। ख्याल रखिएगा। यू टू, यू जी, टू, यू टू, थैंक टेक यू, केयर, टेक थैंक यू। टेक